So hello students, today we will talk about the nucleus of the cell. तो चलिए देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है सेल में. सो मान के चलिए अब एक सेल है, तो थोड़ा सा मैं अच्छे से बना देता हूँ. तो मान के चलिए एक सेल है हमारा यूकैरियोटिक जो सेल, कोई भी हमारा इंसान का और कोई प्लांट का और कोई एनिमल का एक यूकैरियोटिक सेल है. ठीक है. अब इस सेल में जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर पता नहीं भी होगा तो आप लोग बाद में पढ़ेंगे कि सेल में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ ऑर्गेनेल्स वगैरह होता है. सबसे पहले तो सेल में ये जो होता है सेल मेम्ब्रेन होता है. ठीक है. ये जो मेम्ब्रेन होता है इसको सेल मेम्ब्रेन कहता है. इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. और इसमें जो पानी सा कुछ थोड़ा सा वाटर टाइप बट थोड़ा सा प्लाज्मा टाइप, सेमी प्लाज्मा कहते हैं. जो भी यहाँ पर जो है पानी जैसा जो भी है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है. तो साइटोप्लाज्म एंड इस सेल के अंदर, ठीक है, एक सेल है. ठीक है. एंड इस सेल के अंदर, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के अलावा भी और बहुत कुछ ऑर्गेनेल्स होता है. लाइक आप लोग सुने होंगे कि ये मान के चलो माइटोकॉन्ड्रिया है. ठीक है. सेल में बहुत कुछ होता है. माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है. ठीक है. अब प्लास्टिड होता है. ठीक है. प्लास्टिड सुने होंगे, अगर नहीं भी सुने होंगे तो बाद में आप पढ़ोगे जाकर. सेल में बहुत कुछ होता है. माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम. ठीक है. और गोल्गी बॉडी. ठीक है. गोल्गी बॉडी एंड बहुत कुछ होता है. एंड बहुत कुछ के साथ और जो होता है वो होता है यहाँ पर एक बड़ा सा न्यूक्लियस. ठीक है. सो एक सेल में जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम ऐसा कुछ ऑर्गेनेल होता है, उसके साथ एक बड़ा सा ऑर्गेनेल होता है जिसको यहाँ पर कहते हैं न्यूक्लियस. तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ. ठीक. तो जैसे कि एक सेल में बहुत कुछ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, ऐसे एक सेल में न्यूक्लियस भी होता है. अब न्यूक्लियस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. यहाँ पर भी जो भी आप एक सेल के अंदर आप जो भी ऑर्गेनेल देखते हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है ये न्यूक्लियस. क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस होता है एक सेल का. इस जो सेल का है, ये जो सेल है न्यूक्लियस ही होता है इस पूरा सेल का जो मेन बोलता है ना, मेन हेड और डायरेक्टर आप कह सकते हो. जैसे कि एक फैमिली में पापा होता है, मम्मी होता है, पापा का भी पापा होता है और बहुत सारे आंटी वगैरह होता है. एंड फैमिली का एक हेड जो होता है, शायद पापा का भी पापा, ठीक है, आपका ग्रैंडफादर होगा. तो जैसे कि एक फैमिली का हेड होता है, फैमिली का हेड मेंबर, ऐसे ही एक सेल में जो भी सेल मेंबर्स है, जैसे कि ए भी है, तो उसमें से जो हेड है वो है न्यूक्लियस. ये फैमिली का हेड मेंबर है. अब मान के चलो क्यों हेड है? क्योंकि न्यूक्लियस ये जो होता है, न्यूक्लियस ही सब कुछ कंट्रोल करता है. कब कौन
कैसे काम करेगा, कब कौन प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, नहीं बनाएगा, ये सब कुछ न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। इसलिए न्यूक्लियस को सेल का डायरेक्टर और आप हेड कह सकते हो, मेन मेंबर जो है सेल का मेन मेंबर न्यूक्लियस ही है। तो इस न्यूक्लियस के बारे में ही हमको आज पढ़ना है। तो इसको मिटा देकर अच्छे से बनाता हूँ। देखो, जो भी कुछ पहले हम बनाया था उसको मैं जो भी कुछ मिनट पहले हम बनाया था मिडिल में, उसको न्यूक्लियस को हम बड़ा से बनाते हैं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है होगा कि बीच बीच में मैं मतलब छेद क्यों बना है, तो वो मैं बोलता हूँ बाद में, थोड़ा सा बाद में बोलता हूँ। तो सबसे पहले ठीक है, तो ये जो टोटल न्यूक्लियस में बना है वो, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि किसको क्या बोलता है, किसको क्या बोलते हैं और क्यों बोलता है, किसका क्या काम वगैरह है। तो पहले आप आइडेंटिफिकेशन कर लो, मतलब जो भी नाम है उसको जान लो, फिर मैं बता दूँ क्या कुछ। तो पहले अब देखो, आपको देखकर ही मालूम हो रहा होगा कि इसको ही मेम्ब्रेन हम लोग कहेंगे, क्योंकि यही सबसे बाहर वाला है। ठीक है जी, ठीक है, जो डिलिमिटिंग लेयर है इसका बाहर वाला लेयर, तो इसको ही मेम्ब्रेन कहते हैं कि। लेकिन इसमें दो मेम्ब्रेन है, एक है इस वाला मेम्ब्रेन, ठीक है, ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला, और ए अंदर वाला मेम्ब्रेन, ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला, ठीक है, दो लेयर है। तो इसके लिए दो नाम हम लोग कहते हैं, इसको दो नाम इसको हम देते हैं। एक है इसको कहते हैं ऑफकोर्स तो आउटर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसको हम कहते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो ये नाम बहुत ही आसान है। ये आउटर वाला है इसलिए इसको आउटर कहते हैं, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है इसको इसलिए इसको न्यूक्लियर कहता है, और मेम्ब्रेन तो आप लोगों को सेल जो मेम्ब्रेन होता है अगर आप पढ़े हो तो उसमें से ही आपको पता होगा कि मेम्ब्रेन जो लेयर होता है उसको मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ऐसे ही इसको इनर वाला है तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ईजी है। नेक्स्ट अब तो जैसे ही आप लोगों को याद होगा, अब लोग जब सेल पढ़ते थे तो सेल के अंदर वाला जो प्लाज्मा था, ठीक है, सेमी फ्लूइड था जो भी, तो उसको आप लोग क्या कहते थे? साइटोप्लाज्म कहते थे, ठीक है, साइटोप्लाज्म। आप लोगों को जानना पड़ेगा कि इसको साइटोप्लाज्म क्यों कहते हैं। इसको साइटोप्लाज्म इसलिए कहते हैं कि प्लाज्म, पहले तो प्लाज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा लाइक है जो सेमी फ्लूइड है, इसलिए प्लाज्म कहते हैं। और साइटो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेल का प्लाज्मा है, सेल से साइटो वर्ड आया, ठीक है, सेल से साइटो और प्लाज्मा से प्लाज्मा वर्ड आया। तो ऐसे ही तो अब लोग आप गेस कर सकते हो कि ये जो प्लाज्मा है ये भी सेमी फ्लूइड है। अब लोगों को मैं बता देता हूँ, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पर पानी सा कुछ, पानी से गाढ़ा कुछ है, तो उसको आप क्या कहोगे इसके सिमिलरिटी? तो इसको आप कहोगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का है। प्लाज्म क्यों? क्योंकि ये सेमी फ्लूइड प्लाज्मा लाइक है, इसलिए न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और अब लोग जो अभी इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही बोल्ड कर दिया मैंने, और ये बोल्ड भी होता है, ये बहुत गाढ़ा होता है। इसको पहले आप नाम जान लो, इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है,
इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, इसको कहते हैं। इसका ऐसा नाम क्यों है, तो नाम से कुछ नाम तो ऐसा ही दिया है वो जो साइंटिस्ट ने, लेकिन इसका क्यों इतना गाढ़ा होता है वो आप लोग असल में 11-12 में थोड़ा सा ज़्यादा इसके बारे में, मगर अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा बाद में बताऊँ। इसके पहले आप लोगों को थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में और जानना होगा कि न्यूक्लियस को क्यों सेल का जो हेड होता है वो बोलता है, न्यूक्लियस को क्यों सेल का हेड बोलता है लोगों। तो न्यूक्लियस को जो सेल का हेड बोलता है साइंटिस्ट लोगों ने, तो इसके पीछे कारण है कि न्यूक्लियस के ये जो प्लाज्मा में, ठीक है, इसके न्यूक्लियर प्लाज्मा में थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट कुछ मटेरियल है, ऐसे करके कुछ ऐसे करके मटेरियल इसके अंदर भरा पड़ा है, जिसका नाम मैं पता था थोड़ा बात, बट आप ये जान लो कि जिसके अंदर ये जो मटेरियल मैंने अभी बनाया इसके अंदर डीएनए होता है। डीएनए आप लोगों तो सुना ही होगा कि लोगों से ये बोलता है कि इसका डीएनए चेक करा लो तो पता चल जाएगा कि इसका दादा कार्ड, इसका पापा कौन है। तो डीएनए चेकिंग आप लोगों को सुना ही होगा तो आप लोगों ने, कि डीएनए एक जनरेशन से, मतलब पापा से सोन और बेटी के अंदर, बेटी और बेटा से उसका बेटी और बेटे के पास जाता है, ठीक है। तो वही जो डीएनए होता है, और डीएनए आप लोग क्राइम में भी सुना होगा कि क्राइम में डीएनए चेक करके पता चलता है कि एक किसका डीएनए है। तो इसलिए डीएनए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। सिर्फ इसलिए नहीं, डीएनए के पास जीन नाम का एक चीज़ होता है, जो जीन क्या करता है, जो जीन तुम्हारा अंदर जो भी है, लाइक लोग बोलता, आप लोग सुना होगा, कुछ लोग बोलता है कि तू तो पूरा पापा जैसा है, तू तो पूरा मम्मी जैसा गया। तो ये क्यों होता है? क्योंकि पापा और मम्मी का जो डीएनए होता है और डीएनए में जो जीन होता है वो हम में चला आता है, इसलिए हमारा कुछ सिमिलरिटीज़, ठीक है, हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पापा और मम्मी के साथ मिलता है, इसलिए, ठीक है। तो इसलिए वो डीएनए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डीएनए का अंदर ही वो जीन होता है। जीन मतलब भूत नहीं, जीन मतलब वो चीज़ जो पापा और मम्मी से हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे पास आता है वो चीज़। तो वो चीज़ डीएनए के पास होता है। और डीएनए कहाँ पर होता है? डीएनए ये जो रस्सी टाइप का मैं बनाया है, इसका नाम मैं अभी बता देता हूँ। इसका नाम है क्रोमाटिन। आप लोग शायद क्रोमोसोम सुना होगा, तो क्रोमोसोम कुछ नहीं है, ये जो क्रोमाटिन होता है ना, ये रस्सी टाइप, जब एक सेल, ये जो सेल, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, जब ये सेल डिवाइड करेगा, ठीक है, डिवाइड मतलब ये सेल एक से जब 2 होगा, इससे जब 2 सेल बनेगा, ठीक है। जब डिवाइड करता है सेल, डिवाइड करने से थोड़ा पहले एक स्टेज होता है जहाँ पर ये जो क्रोमाटिन होता है ना, ये जो रस्सी टाइप का क्रोमाटिन, ये क्रोमाटिन एकदम डेंस हो जाता है, ठीक है, एक से ऊपर लिपट के, ठीक है, एकदम डेंस हो जाता है। लाइक ऐसे मान लो पहले रस्सी जैसा क्रोमाटिन था, ठीक है, ये क्रोमाटिन था बिगड़ा हुआ न्यूक्लियोप्लाज्म में बिगड़ा हुआ, एंड देन जब सेल डिवाइड करेगा एक स्टेज में, तब क्या होता है, वो एकदम गाढ़ा ऐसा हो जाता है, एकदम गाढ़ा। तो इसको हम क्रोमोसोम कह देते हैं, ठीक है, इसको हम क्रोमोसोम कह देते हैं। तो इसलिए आपके बुक्स में भी लिखा है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम भी होता है, ठीक है, और क्रोमोसोम कब कहते हैं? जब सेल डिवाइड करता है तब ये जो क्रोमाटिन होता है वो क्रोमोसोम में बदल जाता है, ठीक है। तो क्रोमाटिन और क्रोमोसोम सिमिलर ही है कुछ। और थोड़ा देर पहले मैंने बोला कि क्रोमाटिन के अंदर ही डीएनए होता है और डीएनए में ही जीन होता है, तो इसका मतलब ये भी है कि क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए, क्योंकि क्रोमोसोम ही तो क्रोमाटिन है ना, क्रोमाटिन से ही तो क्रोमोसोम बना। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम में डीएनए है और डीएनए में जीन है, ठीक है। तो क्रोमोसोम भी हमारे से जो हमारा बेटा होगा,
उसके अंदर और बेटी होगा उसके अंदर, एक क्रोमोसोम ही असल में जाता है, ठीक है, एक क्रोमोसोम ही असल में ट्रांसफ़र होता है। और क्योंकि इस क्रोमोसोम के अंदर ही जो जीन था वो है डीएनए, वो भी ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स आप 11-12 में पढ़ोगे ज़्यादा। अभी आई थिंक आपके सिलेबस में इतना ही है। तो आप आया अब लोग क्वेश्चन कर सकते हो कि ये इतना डेंस क्यों है। तो ये इतना डेंस है क्योंकि यहाँ पर ना मैं असल में इसका कॉन्सेप्ट 11-12 में भी ज़्यादा नहीं है, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इतना डेंस है क्योंकि ये जो क्रोमाटिन मैंने बोला ना, ये क्रोमाटिन भी 2 प्रकार का होता है, मतलब 2 तरह की होता है क्रोमाटिन। एक होता है बहुत ही मतलब पतला वाला क्रोमाटिन, ठीक है, बहुत ही मतलब नॉट डेंस, ठीक है, नॉट डेंस, बहुत ही पतला। और एक होता है बहुत ही डेंस क्रोमाटिन। तो इसके अंदर, ठीक है, जिसको कहते हैं, एक को होता है यूक्रोमाटिन और दूसरे को कहते हैं हेटेरोक्रोमाटिन। यूक्रोमाटिन मतलब ये जो रस्सी जैसा है, ये थोड़ा सा पतला होगा, और हेटेरोक्रोमाटिन मतलब ये थोड़ा सा डेंस होता है, मगर पतला वाला ही ज़्यादा फंक्शनल होता है। वो सब बाद में पढ़ोगे जो भी है। तो इसके अंदर हेटेरोक्रोमाटिन जो डेंस वाला क्रोमाटिन है वो ज़्यादा होता है, और आरएनए वगैरह भाई होता है इसके अंदर, ठीक है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है हमारे को इसके अंदर। तो असल में आरएनए नाम का एक चीज़ होता है, जैसे डीएनए आप लोग नाम सुना होगा, वैसे ही आरएनए भी है। तो अगर नहीं भी जानते हो तो बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वो आरएनए यहाँ पर है, और आरएनए से क्या करता है, आरएनए ये टूल में आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। असल में आरएनए से राइबोसोम होता है, वो जो राइबोसोम यहाँ पर राइबोसोम है, राइबोसोम आप पढ़ोगे तो वो राइबोसोम असल में आरएनए से सिंथेसिस होता है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है अभी, तो अब बस जान लो कि आरएनए से वो जो राइबोसोम होता है ना, वो राइबोसोम क्रिएट होता है, ठीक है, और राइबोसोम से प्रोटीन क्रिएट होता है, ठीक है। वो जो ट्रांसलेशन वगैरह होता है वो सब अभी नहीं है। तो आरएनए से राइबोसोम होता है, राइबोसोम से प्रोटीन होता है, और वो आरएनए यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हेटेरोक्रोमाटिन भी है और आरएनए भी है। और अब मैं बताता हूँ कि क्यों न्यूक्लियस को मेन बोला जाता है, डायरेक्टर बोला जाता है। डायरेक्टर क्यों? क्योंकि एक मान लो सिनेमा मेकिंग हो रहा है, तो उस सिनेमा मेकिंग में सबसे महत्वपूर्ण काम किसका होता है, मतलब कौन सिनेमा को मेक करता है? डायरेक्टर। क्योंकि डायरेक्टर ही जो भी हीरोज़ और हीरोइन है उसको डायरेक्ट करता है, फुल सिनेमा को वही डायरेक्ट देता है। तो ऐसे ही ये जो सेल है, इस सेल में ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस ही जो भी और ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है सेल में, उस सब ऑर्गेनेल्स को न्यूक्लियस ही डायरेक्ट देता है कि अब तुम काम करोगे, अब तुम ये काम करोगे, आप ऐसे काम करोगे। और वो भी कैसे, अगर आप लोगों को जानना है तो वो भी मैं अभी नहीं है डिटेल्स में, बट शॉर्ट में बता देता हूँ। काम कराने में जो मदद करता है वो है प्रोटीन। क्योंकि आप लोग सुना होगा कि जो भी एंजाइम वगैरह है वो असल में प्रोटीन है, और जो भी हमारे अंदर रिएक्शंस वगैरह होता है, केमिकल रिएक्शंस, तो उसके अंदर एंजाइम लगता है। एंजाइम क्या है? जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है, और भी बहुत कुछ काम होता है एंजाइम का। तो एंजाइम असल में क्या है? एंजाइम असल में प्रोटीन है। तो उसका मतलब हमारा बॉडी का कोई भी फंक्शंस वर्क करने में एंजाइम बहुत ही महत्वपूर्ण, एंजाइम लगेगा। और एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन है। और प्रोटीन कहाँ से आ रहा है? प्रोटीन राइबोसोम से आ रहा है। राइबोसोम यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर राइबोसोम होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ऐसे ही तो प्रोटीन जो है वो राइबोसोम से बनता है। और राइबोसोम किससे बनता है? राइबोसोम आरएनए से बनता है। आरएनए का भी बहुत सारे जो डिवीज़न है, आप आरएनए ही मानकर चलो। अभी राइबोसोम आरएनए से बनता है। और आरएनए कहाँ से आता है? आरएनए यहाँ से आता है, मतलब ओनली यहाँ पर नहीं है, मगर यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसलिए ये जो चीज़ न्यूक्लियोलस ये जो है, ये जितना बड़ा होगा और जितना ज़्यादा होगा, ज़्यादातर सिंगल ही होता है एक न्यूक्लियस में, मगर 2 भी हो सकता है कुछ सेल में। तो अगर ये ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा बड़ा होता है, तो उस सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है
वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ओके। सो एक चीज़ मिस हो गया, तो इसको मैं लिखना भूल गया। इसको कहते हैं, ये क्या है, ये पोड है। पोड मतलब यहाँ एक मतलब ये पोड है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए इसको न्यूक्लियोपोड कहते हैं। इसको न्यूक्लियोपोड कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो मैंने अभी बोला, जो यहाँ से आरएनए, मतलब आप अभी आरएनए समझो, जो आरएनए होता है, जो आरएनए क्रिएट होता है, तो क्या आरएनए सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटीन तैयार करेगा और कहाँ पर भी नहीं करेगा? मतलब करना तो ज़रूरी है ना, सिर्फ तो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटीन ज़रूरत नहीं, और भी एक सेल के अंदर और भी जो भी ऑर्गेनेल्स है मौजूद, उसको भी तो प्रोटीन लगेगा काम के लिए। तो उसके लिए एंड राइबोसोम भी मेकिंग करना है, जो यहाँ पर मैंने बोला राइबोसोम भी मौजूद है, तो उस राइबोसोम को भी क्रिएट करना है। तो राइबोसोम कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर। तो राइबोसोम न्यूक्लियस के बाहर है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के, अभी आप समझो कि न्यूक्लियस के बाहर मतलब सेल, एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर, जहाँ पर भी अगर आपको राइबोसोम क्रिएट करना है, तो उसके लिए तो मैंने अभी बोला राइबोसोम क्रिएट करने के लिए आरएनए की नेसेसिटी है। तो आरएनए कहाँ से आएगा? तो आरएनए यहाँ से आएगा, स्पेसिफिकली आरएनए। तो आरएनए यहाँ से अब अगर ये पोड नहीं होता, समझो अगर ये पोड नहीं होता तो आरएनए बाहर आएगा कहाँ से? अगर ये पोड नहीं होता तो आरएनए यहाँ से बाहर आएगा कहाँ से? नहीं आ पाता ना। ये पोड है तभी आरएनए यहाँ से बाहर आ सकता है। तो इस पोड के इस पोड से आरएनए यहाँ से बाहर आएगा और आकर बाहर जाकर राइबोसोम क्रिएट करेगा, क्योंकि राइबोसोम तो सेल के बाहर होता है ना, सेल के न्यूक्लियस के असल में आउटर मेम्ब्रेन में भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब ठीक है, ये आप जान लो कि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन में भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में भी तो राइबोसोम होता है प्रेजेंट। तो साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम बनाने के लिए आपको आरएनए चाहिए, और आरएनए कहाँ से आएगा? न्यूक्लियस से, न्यूक्लियोलस से यहाँ से बाहर आ जाएगा, न्यूक्लियोपोड से। इसको न्यूक्लियोपोड कहते हैं, इसको न्यूक्लियोपोड कहते हैं। तो यहाँ से आरएनए बाहर जाकर यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ पर राइबोसोम बना लेगा। राइबोसोम असल में ऐसे दिखता है, 2 सब यूनिट होता है वो। आप जब राइबोसोम पढ़ोगे तब मैं बताऊंगा। तो इसलिए न्यूक्लियोपोड का ज़रूरत है। सिर्फ यही नहीं कि आरएनए ट्रांसफ़र करने के लिए, इसके अलावा भी कोई भी अगर प्रोटीन ट्रांसफ़र करना हो, ठीक है, और प्रोटीन समझो कि बाहर से अंदर आना हो, ठीक है, बाहर से प्रोटीन अंदर आने के लिए भी और अंदर से आरएनए बाहर जाने के लिए भी ये पोड का नेसेसिटी है, इसलिए न्यूक्लियोपोड प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस बहुत ही आसान है। तो मेन चीज़ आपको जो इम्पोर्टेंट है, न्यूक्लियस को सेल का डायरेक्टर और मेन मेम्बर बोला जाता है, ये आपको जानना होगा। और नाम तो बहुत ही आसान है, ये आउटर वाला मेम्ब्रेन है, इसलिए आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है इसको, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और एक चीज़, ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, इसके ये जो मिडिल में है, इसको क्या कहते हैं? तो ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, इसको जो मिडिल है, यहाँ पर क्या रहता है आपको मालूम है? यहाँ पर स्पेस आपको दिख रहा है ऑलरेडी कि यहाँ पर एक स्पेस है, यहाँ पर स्पेस मौजूद है। तो इस स्पेस को क्या कहते हैं? तो इसका नाम भी बहुत आसान है, इसको कहते हैं इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस और इंट्रा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। क्योंकि 2 मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है मौजूद, तो इसलिए इसको इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस और इंट्रा न्यूक्लियर मेम्ब्रेनस स्पेस, जो भी आपके बुक में है, तो इजी है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो। तो बस इतना ही है अभी क्लास 9-10 के वाइज। 11-12 में थोड़ा सा डिटेल्स में, और फिर भी मैं आपको डिटेल्स में ही थोड़ा सा बता दिया।
तो क्योंकि रिकॉर्डेड है तो ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो रहा है। अगर आप लोग भी डाउट पूछते तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी होता, जो भी है ठीक है। थैंक यू। स्टूडेंट एक करेक्शन है यहाँ पर। जब मैं बता रहा था कि ये डेंस क्यों है, तो मैं बताते चला गया कि जो हेटेरोक्रोमैटिन है वो इसके अंदर ज़्यादा इजीली डेंस है, तो ये मैं थोड़ा सा बह गया। असल में वो हेटेरोक्रोमैटिन जो है ना वो इसके अंदर नहीं है। असल में ये डेंस मेनली जो मैंने बोला आरआरएनए, इसलिए ही और मैंने ये भी बोला कि आरआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो ये डेंस मेनली आरआरएनए और प्रोटीन की वजह से है। और जो हेटेरोक्रोमैटिन है वो भी है, लेकिन वो इसके अंदर नहीं है, वो न्यूक्लियस के बाहर है, ठीक है। ये जो मैंने बोला ना, जो डेंस वाला क्रोमैटिन हेटेरोक्रोमैटिन, वो एक्चुअली न्यूक्लियोलस के अंदर नहीं है, वो पेरीफेरी में है, न्यूक्लियोलस के पेरीफेरी में है यहाँ पर, तो इसलिए भी डेंस दिखता है। तो मैं तब थोड़ा सा बह गया। हेटेरोक्रोमैटिन इसके अंदर नहीं है, इसके पेरीफेरी बाहर में है, ठीक है। और इसके अंदर ज़्यादातर आरआरएनए है, इसलिए वो डेंस है। आई थिंक क्लियर इट्स नाउ।